बेटा जैसा मैं बता दूं कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को हाफ मैंने बता दिया था, है ना। अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाके आप देखोगे तो पता चलेगा, है ना। तो चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें जो है बहुत ही आसानी तरीके से कोरिलेट हो जाएंगी। लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले मैं इन सारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स का एक क्विक रिकैप आपको जरूर से कराना चाहूंगा कि अब तक हम लोगों ने पेरेंटल प्रोडक्ट्स में क्या स्टडी किया था। पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, और इस पेरेंटल प्रोडक्ट्स में इट मींस कि जो स्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टाइल प्रोडक्ट्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेरेंटल्स जो कि मस्ट भी पायरोजन फ्री होना चाहिए, और दूसरा होता है हमारा ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, इट शुड बी द पायरोजन फ्री, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हम लोग इसके बाद इस चैप्टर के बाद स्टडी करेंगे। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा पेरेंटल डोजेज फॉर्म और इन सब से रिलेटेड इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। पेरेंटल वर्ड जो है दो वर्ड से बना हुआ है। पैरा मतलब होता है आउटसाइड, इंट्रॉन मतलब होता है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। और पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो है तीन तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। और फिजिकल स्टेट के बेस पे कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्सन के फेस पे हो सकता है। पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारा वॉल्यूम के बेस पे हो सकता है, और पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे पैकेजिंग के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द पैकेजिंग स्मॉल वॉल्यूम पर सिंगल डोज हो सकता है और मल्टीपल डोज हो सकता है। सिंगल डोज मतलब हो जाएगा कि एम्पूल्स और वायल्स भी हो सकते हैं। एम्पूल्स को हम लोग सिंगल डोज बोलते हैं। वायल्स जो हो सकता है वो सिंगल डोज भी पॉसिबल हो सकता है और मल्टीपल डोज भी पॉसिबल हो सकता है। और खास करके सिंगल डोज प्रिपरेशन में हमारे आते हैं ड्रिप की बॉटल अप टू द 1000 ml। इसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, 1000 ml तक हो सकती है। और उसी तरह से मल्टीपल डोज के अंदर में वायल्स आते हैं जहां पे एक वायल से कई लोगों को जो है, कई सारे पेशेंट्स को जो है डोज दिया जा सकता है। हम लोग इसको मल्टीपल डोज भी बोलते हैं। सिंगल डोज भी बताया गया था, मल्टीपल डोज भी बताया। वॉल्यूम के बेस पे भी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की अप टू द 100 ml होगा, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होगा 100 से लेके 1000 तक हो सकता है। डिफरेंट इन सब सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी एक बार बताया भी था। नेक्स्ट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो है स्टेबल होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर से पूरी तरह फ्री होना चाहिए, पायरोजन से पूरी तरह फ्री होना चाहिए, और आइसोटोनिक भी होना चाहिए। और इस पेरेंटल प्रोडक्ट्स में तीन चीजें थी। सबसे पहला था फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, दूसरा था कंटेनर्स, और तीसरा था इवैल्यूएशन पैरामीटर। फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन में मैंने एक पार्ट बताया था कि इसमें तीन चीज होगी। एक होगा एपीआई, दूसरा होगा लिक्विड या हम लोग इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और तीसरा होगा जो भी इसमें एडिटिव सब्सटेंस होंगे। तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन में तीन चीज, एपीआई, सॉल्वेंट और ढेर सारे एडिटिव्स। तो सॉल्वेंट में भी हमारा एक्वस और नॉन एक्वस में भी जो वाटर मिसेबल और वाटर इमिसेबल सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। एपीआई होगा। और इस फॉर्मुलेशन को और भी अच्छा और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, को सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, बफर्स, स्टेबलाइजर्स, टोनिसिटी मॉडिफायर्स और लोकल एनेस्थेटिक्स, इन सबको एडिशन किया जा सकता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया हुआ है। दो पार्ट हमारा बचा हुआ है 2 और 3, जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कंटेनर्स के बारे में, क्लोजर्स के बारे में, और आफ्टर दैट हमने जो प्रिपरेशन हमने बनाया हम उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो हमने इन चीजों को देख लिया है। ये जस्ट एक रिकैप है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों को ये अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, इन सबको हम लोग आगे अभी स्टडी भी करेंगे। व्हीकल्स के बारे में भी मैंने पूरा ये डिटेल आपको बताया था कि प्यूरिफाइड वाटर इस्तेमाल करते हैं, नॉन एक्वस में वाटर मिसेबल और इमिसेबल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और सभी एडिटिव सब्सटेंस का, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हो गया, एडेड सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव्स के अलग अलग कैटेगरीज मैंने बताए थे। सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए को सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, उस पूरे मैकेनिज्म को भी डील किया था कि आखिरकार एंटीऑक्सीडेंट जो है 3 स्टेप में काम करता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन के जरिए। इट मींस एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है सैक्रिफाइस करना, ट्रैप करना, बाइंड करना और बूस्ट करना। इस पूरे मैकेनिज्म को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। आप प्रीवियस क्लासेस में आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा बफर्स है, स्टेबलाइजर्स है, सस्पेंडिंग एजेंट है, और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और भी बेटर बनाने के लिए हम लोग टोनिसिटी मॉडिफायर्स को ऐड करते हैं। और साथ ही साथ कि पेन ना हो, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग साथ में लोकल एनेस्थेटिक्स को भी हम लोग ऐड करते हैं। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने इतना स्टडी किया था। आज की क्लास में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। इट मींस कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के बारे में, कि हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए कंटेनर्स एंड क्लोजर्स में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज की जो क्लास है इसी पे बेस्ड है। अब हम लोग ये बात करने वाले बेटा कि पैकेजिंग मटेरियल में तीन चीज है। सबसे पहली चीज है ग्लास, दूसरा है प्लास्टिक, और तीसरा है रबर। आपने बहुत सारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, और मेनली ग्लास और प्लास्टिक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ग्लास और प्लास्टिक में भी अगर प्रेफरेंस किया जाए कि किसको इस्तेमाल किया जाना होगा, तो सबसे मोस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंस, दैट इज द ग्लास एज कंपेयर टू द प्लास्टिक्स। हम लोग इसको पैकेजिंग में और भी ध्यान से देखेंगे। आखिरकार ग्लास को क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को नहीं इस्तेमाल करने के पीछे और कौन कौन सी वजह हो सकती है, उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश भी करेंगे।
अब एक बारी आती है क्लोजर्स की। आखिरकार रबर का इस्तेमाल क्लोजर के रूप में किया जाता है। वायल्स है और उस वायल्स के ऊपर में क्लोजर जो लगा हुआ होता है, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रबर। और ये रबर नेचुरल रबर को प्रोसेस करके बनाया जाता है और उस प्रोसेसिंग के दौरान हम रबर की हार्डनेस, उसकी बल्कीनेस और उसके कई सारी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें कई सारे सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इलास्टोमर्स होते हैं, वल्कनाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक्सेलरेटर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में अभी स्टडी करने वाले हैं। पहले अपना ध्यान केंद्रित हम करते हैं इन ग्लास सब्सटेंस पे कि ग्लास जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड टेट्राहेड्रॉन। और ये ग्लास मेनली 4 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इलोबरेट वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। 4 तरह के ग्लास हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 को हम हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। टाइप 2 को हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। टाइप 3 को सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं और टाइप 4 को जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोला जाता है। अब इनको याद करने का एक तरीका बताता हूं जिससे आप इसको कभी नहीं भूलोगे। एक गांव में बहुत ही बदमाश सा बच्चा था, घर से बाहर जाए और जाके दूसरे बच्चों के साथ में मारपीट करता था और उसकी शिकायत लेके लोग उसके घर पे आते थे और फिर उसके माँ बाप उसकी पिटाई करते थे। अब आज हम लोग पहला देखते हैं, एक बच्चा जो कि बहुत ही बदमाश था, जिसपे कभी भी किसी चीज का कोई असर नहीं होता था, हाईली रेसिस्टेंट था, वो हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। और जब उसने बदमाशी की दूसरे बच्चों के साथ में, उसके दूसरे बच्चों के माँ बाप उनके घर पे आए, उनकी शिकायत करी, तो जो बदमाश बच्चा था उनके मम्मी पापा ने उसके खूब अच्छे से कुटाई करी। इट मींस उसको ट्रीट किया, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो पहला है, बच्चा हाईली रेसिस्टेंट था, हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, फिर उसको ट्रीट किया गया, तो हमने बोला ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। फिर से वो गया, फिर से मारपीट की, फिर से उसको दोबारा ट्रीट किया गया, मतलब कि सोडा लाइम ग्लास। एक बार हो गया ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, एक बार फिर से उसको ट्रीट किया तो सोडा लाइम ग्लास। और जब उसकी पिटाई बार बार हुई, उसको समझाया गया, उसको जैसा भी हुआ किया गया, एक समय के बाद वो बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी बन गया, मतलब वो जनरल पर्पस हो गया, सभी बच्चों के साथ में घुल मिल गया। तो आपको याद रखना है, हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस ग्लास। चलो, अब इतना तो कर लिया। अब आगे की बात हम आते हैं कि इन पे कौन कौन से टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि हम 1, 3 और 4 इस पीजी रूम में रहते हैं। आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, और आपका जो कमरा नंबर है 134 नंबर का है। 1, 3 और 4 पीजी रूम, मतलब कि पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है। पाउडर्ड ग्लास टेस्ट जो है 1, 3 और 4 पे किया जाता है। वाटर अटैक टेस्ट जो है वो हम लोग 2 पे करते हैं। पैकेजिंग में और भी डिटेल में पढ़ोगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके परफॉर्म करने के लिए क्या प्रैक्टिकल्स हैं, क्या रूल्स हैं उनके बारे में, लेकिन यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे हमें ध्यान देना है। टाइप 1 जो ग्लास है, हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास जो है, लिख लो, याद कर लो, मेनली अल्कलाइन सब्सटेंस के लिए करते हैं। अल्कलाइन सब्सटेंस के लिए किया जाता है, बफर्ड अनबफर्ड सब्सटेंस के लिए किया जाता है, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और इसका प्रेफरेंस हम लोग मोस्ट स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, चलो, तो अल्कलाइन सब्सटेंस आप इसको 134 बोलो या आपकी भाषा में 143 बोल लो, जो भी लैंग्वेज बोलना है, याद करना हमारा मकसद होना चाहिए। तो हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट जो क्लास है उसको मेनली हम लोग अल्कलाइन सब्सटेंस के लिए करते हैं, बफर्ड और अनबफर्ड, और बहुत ही अच्छा प्योर क्वालिटी होती है, इसीलिए हम लोग मोस्ट स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए करते हैं। बेटा ये आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, इस पे बिल्कुल भी इग्नोरेंस मत करना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ जाएगा, आया हुआ है बहुत सारा, सारे क्वेश्चन आज के बाद में सॉल्व हो जाएंगे। अगला आ जाओ, दूसरा जो टाइप है ये नॉन एक्वस प्रिपरेशन और सॉल्यूशन बिलो द पीएच 7। तो सॉल्यूशन बिलो द पीएच 7 का मतलब एसिडिक हुआ या अल्कलाइन हुआ? सॉल्यूशन विद पीएच बिलो द 7 का मतलब ये एसिडिक हुआ या अल्कलाइन हुआ? ये हुआ क्या बेटा? एसिडिक। मतलब टाइप 2 जो है ये मेनली एसिडिक सब्सटेंस के लिए हो रहा है, और टाइप 1 जो है मेनली हम लोग बफर्ड और अनबफर्ड के लिए कर रहे हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस के लिए। टाइप 2 जो है बफर्ड एक्वस प्रिपरेशन जो कि एसिडिक है उनके लिए किया जाता है। क्लियर है? ड्राई पाउडर और ऑलिजिनस सब्सटेंस के लिए किया जाता है। एसिडिक सब्सटेंस या 7 पीएच है तो न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन के लिए करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा ग्लास एसिडिक या
एसिडिक या न्यूट्रल पीएच के लिए, एसिडिक या न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, तो आपको बताना है टाइप 2, जिसका नाम है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। या पूछ लेगा एसिडिक कंडीशन में कौन सा करते हैं, तो टाइप 2 ग्लास। आपसे पूछ लेगा नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए ड्राई पाउडर या ओलेजनस सॉल्यूशन के लिए कौन सा ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइप 2 ग्लास हो जाएगा, है ना। और ये अल्कलाइन के लिए इतना हो गया, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 ड्राई पाउडर ओलिजिनस सब्सटेंस के लिए। टाइप 4 क्या है बेटा, ये जनरल पर्पस है, मतलब बहुत सारे ग्लास के बॉटल्स का इस्तेमाल कैप्सूल को रखने के लिए, टैबलेट को रखने के लिए, पाउडर को रखने के लिए, ओरल सॉल्यूशन को रखने के लिए, सस्पेंशन को रखने के लिए, ऑइंटमेंट को रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हम लोग टाइप 4 का करते हैं। क्लियर है। चलो अब आते हैं बेटा यहां पे इसकी टेस्ट लिमिट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है ना, और जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, इसका टेस्ट लिमिट का क्या मतलब हुआ बेटा, ये टेस्ट लिमिट का क्या मतलब हुआ कि हमने एक जो भी ये हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट जो ये ग्लास है, हमने इस ग्लास में क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, है ना। हमने क्या किया, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, ग्लास का चूड़ा बनाया, और चूड़े बना के हमने उसको वाटर के कांटेक्ट में लेके चले आए, है ना। वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ग्लास का कंटेंट भी सब इसमें मिक्स होता चला जाएगा। अब हम लोग इस जगह करेंगे क्या बेटा, इस जगह करेंगे टाइट्रेशन। इस जगह हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, टाइट्रेशन करने वाले हैं, और टाइट्रेशन करके हम इंड पॉइंट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं इस जगह पे, इंड पॉइंट देखने वाले हैं। टाइट्रेशन करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, इंड पॉइंट देखने वाले हैं। आप में से सभी लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा, कलर चेंजेस होते हुए देखा होगा, और इस जगह टाइट्रेंट के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, इसको इस्तेमाल करना है हमें 0.02 नॉर्मल H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, और हम इस सॉल्यूशन में जो कि हमने ये ग्लास के साथ से हमने मिला के जो हमने फिल्टर उल्टर करके जो हमने वो लेके आया, उसके साथ में इतना ml 1 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, और ऐसा पोजीशन हम ऐड करते जाएंगे, ऐसा पोजीशन जो कलर चेंज होने लग जाएगा, वही उसका इंड पॉइंट होगा। तो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट के लिए टाइप फर्स्ट के लिए 1 ml, ठीक है। ट्रीट बाकी के लिए 0.7, 0.2, टाइप 3 के लिए 8.5 और टाइप 4 के लिए 15। देखो ये डेटा बढ़ता चला गया, डेटा इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि ग्लास की प्यूरिटी देखो कम होती चली गई। पहले थोड़े से अमाउंट को ऐड करने से इंड पॉइंट हमें पता चल पा रहा था, अमाउंट देखो बढ़ता चला गया एमएल में, 15 ml, 8.5 ml, 0.2। तो याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हाईली रेसिस्टेंट है मतलब कि सबसे ज्यादा प्योर है, मतलब 1 ml, उसी के आसपास 8.5, 15, इतना तो उसके दिमाग में ऐसे पता चल जाना चाहिए कि टाइप 4 है तो 15 होगा, टाइप 3 है तो 8.5 है, टाइप 1 और 2 है तो 1 ml के आसपास में इंड पॉइंट आ रहा है। अब आते हैं बेटा यहां पे वाटर अटैक टेस्ट में 2 कंडीशन है। वाटर अटैक टेस्ट में 2 कंडीशन है कि अगर हमारा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स है और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स है तो क्या होगा। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में, है ना, 100 या 100 के लेस में 0.7 का इस्तेमाल होगा, स्मॉल के लिए ज्यादा अमाउंट का इस्तेमाल होगा, लार्ज के लिए स्मॉल का अमाउंट का, याद जस्ट उल्टा याद कर जाइए, है ना। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स इसलिए बोला क्योंकि 100 या 100 से ये लेस है, इसलिए हमने इसको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बोला। 0.7 है ये, है ना। लार्ज वॉल्यूम के लिए 0.2 हो गया। बेटा ये चीज आता ही आता है, ध्यान से देख लो। अगर कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, मुझे भी नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने तो सारा चीज बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया। 4 तरह के ग्लास होंगे, हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास और नॉन पेरेंटल्स। टाइप फर्स्ट को अल्कलाइन के लिए करते हैं हम लोग, खास करके बफर्ड और अनबफर्ड फॉर्मुलेशन के लिए। सबसे ज्यादा प्योर होगा 1 ml टाइट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, 0.02 नॉर्मल H2SO4 का, ठीक है। टाइप 2 जो होगा एसिडिक या न्यूट्रल या बफर्ड फॉर्मुलेशन के लिए करेंगे, उसमें हमारा 2 कंडीशन होगा। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए 0.7, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए 0.2। इसी तरह से सोडा लाइम ग्लास के लिए 8.5 और नॉन पेरेंटल्स के लिए हो जाएगा 15, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे होगा आपको। क्लियर बेटा सबके लिए। चलो पॉलीजेनस सब्सटेंस के लिए कौन सा, कैप्सूल के लिए कौन सा, अल्कलाइन के लिए कौन सा, मेरे ख्याल से नहीं बचेगा, ठीक है। alkaline solution type first suitable for the alkaline solution, most inert glasses and so the highly hydrolytic resistance. Type 2 is suitable for the acidic and neutral aqueous preparation. Type 3 is suitable for the non aqueous preparation for the parenteral administration, etc etc, ठीक है। चलो
तो ये हो गया तुम्हारा ग्लास की कहानी हो गई, ये हो गई तुम्हारी ग्लास की कहानी, ये हो गई ग्लास। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ द पेरेंटल्स में आज हमें सीखना है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के बारे में। कंटेनर में सबसे पहला कंटेनर है हमारा ग्लास। ग्लास के बारे में ढेर सारी चीजें हम लोगों ने देखी है ना। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते जाएं। पॉलीजनस मटेरियल के लिए कौन सा लेंगे, पाउडर मटेरियल के लिए कौन सा लेंगे, सब चीज मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो बाकी इसके बाद और आगे पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व। मटेरियल्स एंड देयर यूजेस। प्लास्टिक मटेरियल में क्या होगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बेटा अगर सिरिंज बनाना होगा तो किससे बनाओगे, तो पॉलीस्टरलीन से बनाओगे। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए पॉलीइथिलीन बनाओगे। बैग और आईवी सॉल्यूशन के लिए बनाओगे तो पॉलीफिनाइल क्लोराइड्स के बनाओगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इन प्लास्टिक फॉर्मुलेशन को और भी अच्छा और भी बेहतर बनाने के लिए, ताकि इन प्लास्टिक में से लीचिंग ना हो जाए। लीचिंग इज द प्रोसेस जहां से उस प्लास्टिक के कंटेंट का रिसाव होके हमारे मेन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग कई बार टेफ्लॉन की लाइनिंग भी लगाते हैं कंटेनर के अंदर से, ताकि उस जगह से लीचिंग की प्रोसेस को क्या किया जा सके, रोका जा सके। अब आ जाओ बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होगा, BHA और BHT प्लास्टिक के कंटेनर में इन चीजों को मिलाया जाता है टू मेक इट मोर बेटर, उसका बेटर रिजल्ट आए। उसके साथ में हम लोग कलरेंट्स ऐड करेंगे, उसके साथ में प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं, उसके बल्क को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको फिलर्स का ऐड किया जाएगा, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, हीट स्टेबलाइजर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हीट जनरेट होगा और हमारे प्लास्टिक का डिस्कलरेशन ना हो जाए। जिस समय में हम लोग प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, हीट इज जनरेटेड, और हीट के जनरेट होने से प्लास्टिक हमारा डिस्कलर ना हो जाए, इस चीज से बचाने के लिए हम लोग हीट स्टेबलाइजर्स बनाते हैं। आप 1 से लेकर 6 नंबर को देख के खुद से समझ सकते हो कि आखिरकार ये है क्या। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक। BHA और BHT को ऐड करते हैं। हीट स्टेबलाइजर्स को क्यों ऐड करेंगे, प्लास्टिक को बनाते समय हीट जनरेट होगा तो प्लास्टिक डिग्रेड हो सकता है, डिस्कलर हो सकता है। मेटालिक स्टेरेट इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन ऑयल का, इपॉक्सी कंपाउंड्स का ऐड किया जाता है एज ए हीट स्टेबलाइजर्स के रूप में। इसके बाद आते हैं ईज ऑफ द मूवमेंट को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए, और ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाए, ब्रिटलनेस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इन सबको ऐड करने के लिए हम लोग प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिस्टर्स एंड इपॉक्साइड। इसके अलावा फिलर्स, कि हमारा जो प्लास्टिक है फ्लेक्सिबल हो, उसका बल्क अच्छा हो, उन सबको ऐड करने के लिए हम लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और 6 है हमारा कलरेंट्स। हमारे प्लास्टिक को और भी ज्यादा कलरफुल, बेटर बनाने के लिए हम लोग कलरेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ एडिटिव्स जो है, जो कि हम लोग प्लास्टिक के साथ में ऐड किया जाता है। क्लियर है, चलो जस्ट मिनट, एक मिनट, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग रबर्स। रबर जो है ना, नेचुरल रबर जो कि प्लांट से मिलता है बेटा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये रबर ही ऐसा सब्सटेंस है कि हम लोग इसके कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इरेजर भी रबर है, और ट्रक और बसेस में लगने वाले टायर्स जो इतने स्पीड में चलते हैं, जब गाड़ियां चल रही होती है, उस टेम्परेचर आप समझ के देखो कि इतने फ्रिक्शन पे भी वो टायर जो होता है उस टेम्परेचर को पूरी तरह से सह जाता है। इट मींस ऐसे वो कौन से सब्सटेंस हैं जो रबर को इतनी ज्यादा स्टिफनेस देते हैं, जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, उनको हार्ड बनाने का काम करते हैं हम लोग। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, वल्कनाइजिंग एजेंट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलास्टोमर्स बेसिक का कंपोनेंट रबर है ये। दूसरा नंबर, वल्कनाइजिंग एजेंट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम, हेक्सा, मिथाइलिन, डायमीन, दे आर द वल्कनाइजिंग एजेंट्स। इसके बाद एक्सेलरेटर, वल्कनाइजेशन की प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर देगा, दे आर द एक्सेलरेटर। ग्वानिथिडीन, सल्फाइड 2 मरकप्टोबेंजोथायाजोल, दे आर द एक्सेलरेटर। एक्टिवेटर जो होती है, उस क्रॉस लिंकिंग जो हो रही होती है ड्यूरिंग द वल्कनाइजेशन, इसको और भी ज्यादा एक्टिवेट करने का काम करेगा जिंक ऑक्साइड एंड स्टेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा फिलर्स का काम होगा बल्क को इंक्रीज करना। तो ये कार्बन ब्लैक हो गया, क्ले हो गया, ये रबर के अमाउंट को और भी ज्यादा इंक्रीज कराने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। 7 पिगमेंट्स, कलर ऐड करने के लिए। प्लास्टिसाइजर्स प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द रबर। डाइब्यूटाइल थैलेट और एस्टेरिक एसिड एज ए प्लास्टिसाइजर्स के रूप में हम लोग ऐड करते हैं। अगर मैं इसमें बोलूं कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो इसमें अगर मैं बोलूं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को ध्यान रखिए, वल्कनाइजिंग एजेंट, एक्सेलरेटर को ध्यान रखिए, एक्टिवेटर्स को ध्यान रखिए, और बस, ठीक है। 3 चीज का ध्यान रखना है आपको, वल्कनाइजिंग एजेंट, एक्सेलरेटर, एक्टिवेटर। ये 3 मेन चीज है। बाकी इसका कोई खास जरूरत नहीं है, समझा जा सकता है। पिगमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, फिलर्स, इन सब का कोई जरूरत ही नहीं है। फिलर्स वैसे भी आप ये समझ सकते हो, कार्बन ब्लैक इज द फिलर टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द सब्सटेंस। तो एक्टिवेटर, एक्सेलरेटर और वल्कनाइजिंग एजेंट, इन तीनों को हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है।
बेटा वल्कनाइजेशन प्रोसेस है क्या, इस चीज को जानना है। बेटा आपको अगर कोई चीज डिजायर्ड फॉर्म में चाहिए होती है तो आप उसके लिए एक पूरी प्रोसेस करते हो। मान लो कि आपको फूड बनाना है या कोई काम करना है तो उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। रबर जो हम प्लांट से लाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, है ना, आप उसको हाथ से यूं करोगे वो टूट जाएगा। तो क्या उससे रबर बना सकते हैं, क्लोजर हम उससे बना सकते हैं, वायल्स के ऊपर जो क्लोजर्स लगाए जाएंगे क्या इस सॉफ्ट रबर का बन पाएगा? तो जवाब है नहीं बन पाएगा। इरेजर कोई हाथ में लो यूं करोगे तो टूट जाएगा। तो जो कंटेनर्स के ऊपर में जो क्लोजर लगेंगे उनका स्टिफ होना जरूरी है, उनका हार्ड होना जरूरी है। वो सारी चीजें जो करता है, जो प्रोसेस हो रहा है, हम उस रबर को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। उसके लिए रबर लोगे, वल्कनाइजिंग एजेंट लोगे, एक्सेलरेटर लोगे, एक्टिवेटर लोगे, एंटीऑक्सीडेंट लोगे, पिगमेंट्स लोगे, है ना, तो अलग अलग ये सब्सटेंस लोगे, ऐड करके आप इसको पूरा गर्म करोगे। जो भी इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्रॉस लिंकिंग और ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, और इस तरह से करके सांचे में डाल के हम उसके क्लोजर्स को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा इतना? और इस रबर बनने के बाद रबर से लीचिंग ना हो जाए, रबर के अंदर में भी टेफ्लॉन की लाइनिंग चढ़ाई जाती है। आप अपनी बाइक लाते हो खरीद के, कार लाते हो खरीद के, घर में अगर होगा तो देखे होगे, सुने होगे कि भैया इसके ऊपर में टेफ्लॉन की लाइनिंग चढ़वा लो, आपका जो सरफेस होगा सेफ रहेगा। टेफ्लॉन की लाइनिंग, उसी तरह से इस क्लोजर के अंदर में भी टेफ्लॉन की लाइनिंग चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा लीचिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही कम हो जाता है। लीचिंग कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या है, लीचिंग अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है वो डिग्रेड होने से बच जाएगा। ठीक है, चलो प्लास्टिक में बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो खास इंपॉर्टेंट है। ये प्लास्टिक जस्ट आपको समझाने के लिए था। प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखने की जरूरत है। जो मेन था वो आपका ये वाला था, ये ग्लास, पूरा ग्लास। और ग्लास के अलावा ये जो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स, ये किस किस चीज के होते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनाए होंगे क्वेश्चन, तो ढेर सारे क्वेश्चन तुमको इनमें से मिले होंगे। और इस जगह से कोई ऐसा ये सब जानते हैं, ये सब इसमें देखना वल्केनाइजिंग, एक्सेलरेटर, एक्टिवेटर, इनके एग्जांपल को ध्यान में रख लेना। ट्रिक उरिक भी है लिखा हुआ, उसके हेल्प से भी आप उसको बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड एयर क्लीनिंग, और इसके लिए हम लोग हेपा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप भी समझ सकते हो कि जहां पे हम लोग मान लो ये रूम है, ठीक है, स्टेलाइजेशन में भी आपको बताया था कि इस रूम में अगर बाहर से रोशनदान से अगर कोई लाइट आ रहा होगा, सन रेज आ रहा होगा, आपका ध्यान अगर कभी गया हो तो देखे होगे कि रूम में ढेर सारे पार्टिकुलेट मैटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको सेटल डाउन होने में काफी समय लगेगा, और इट में भी पॉसिबल कि उनमें से कई पार्टिकल्स तो सेटल ही नहीं होंगे। तो वो पार्टिकल्स जो ये रूम में है कम से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टिकल्स होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स को, हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई पर्सन लैब में जा रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पे जा रहा होगा, तो हेयर में आपने कैप लगाना होता है, पैरों में लगाना होता है कैप, हाथों में ग्लव्स लगाना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हेयर पार्टिकल्स आपका टूट के प्रोडक्ट में ना चला जाए, कॉन्टामिनेशन ना हो जाए। उन कॉन्टामिनेशन को बचाने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। तो हेपा फिल्टर का काम होता है, जो भी एयर की फ्लो हो रही है पूरी तरह से लेमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं, यूं यूं ऐसा ऐसा नहीं, लेमिनार, एक ही फ्लो में होना चाहिए। उस फ्लो की एक स्पीड होगी, और 0.3 माइक्रोमीटर के लार्जर पार्टिकल्स को वो बाहर ही रोक लेगा। छोटे पार्टिकल्स ही अंदर आ पाएंगे, 0.3 माइक्रोमीटर से लार्जर या उस साइज के जो भी पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेगा। अब हेपा फिल्टर इसलिए लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, जो रूम्स में, ताकि उन पार्टिकुलेट जो पार्टिकल्स हैं उन सब चीजों को क्या किया जा सके, रोका जा सके, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेशन रहित रहे। ठीक है, और हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। 5 तरह के हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। टाइप ए जो है, ठीक है, 99.97 तक इसकी एक्यूरेसी रहती है, इसकी एफिशिएंसी होती है। टाइप बी का भी, टाइप सी में अगर हम लोग आएंगे, इसकी फ्लो जो है लेमिनर फ्लो, 99.99% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। किताबों में 99.97 ही दिया था, एग्जाम में एक में पूछ लिया था ये 99.99, तो लोगों ने बोला कि ऑप्शन ही गलत था दिया हुआ। बेटा ऑप्शन नहीं था गलत, इसकी अलग अलग ये कैटेगरीज होती है। बोरोसिलिकेट ग्लास का ये बना हुआ होता है, ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइप डी जो होता है इसको हम लोग यूएलपीए फिल्टर बोलते हैं, अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर, जिसकी एफिशिएंसी 99.99% और इसके पार्टिकल साइज 0.12 माइक्रोन से बड़े साइज के जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सभी को बाहर ही रोक लेगा, मतलब ये और भी एफिशिएंट हुआ। और एक होता है हमारा टाइप ई, तो टाइप ए, बी, सी, डी और ई। अब आते हैं बेटा हेपा फिल्टर के बारे में, कुछ कुछ चीजें हम लोग देखते हैं और इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। लेमिनर एयर फ्लो का रेंज बता पाओगे क्या होता है?
फ्लो एयर वेलोसिटी तो होती है 20 प्लस माइनस 5, लेकिन लेमिनार एयर फ्लो रेट बता सकता है रेंज? किनको किनको पता है लेमिनार एयर फ्लो रेट क्या होगा? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो डस्ट पार्टिकल, पॉलन, बैक्टीरिया, स्मोक, इन सब चीजों को बाहर ही ये बैरियर बाहर ही सारा क्या कर लेगा, रोक देगा। किस चीज का बना हुआ होता है? बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर्स के बने होते हैं, है ना। लेमिनार एयर फ्लो रेट कितना होता है? एयर फ्लो रेट बेटा 100 प्लस माइनस 20, ठीक है, फुट पर मिनट। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है, पार्टिकल साइज का लिमिट 0.3 माइक्रोमीटर, इफिशिएंसी 99.97%। इफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए डॉप टेस्ट या स्मोक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, डाइऑक्टाइल थाइलेट टेस्ट या स्मोक टेस्ट, और इसमें डॉप का जो कंसंट्रेशन है 66.6 ppm का इस्तेमाल जो है किया जाता है, और इसके अल्टरनेटिव के रूप में लिक्विड पैराफिन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एयर और हेपा फिल्टर की टेस्टिंग के लिए इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, एयर फ्लो रेसिस्टेंस वाला जो मोनोमीटर से भी हम लोग उसकी हेपा फिल्टर की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग ऑफ द हेपा फिल्टर। इफिशिएंसी को चेक करने के लिए डॉप टेस्ट, बहुत बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन कि डॉप टेस्ट हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, तो इफिशिएंसी टेस्ट है, इवैल्यूएशन को चेक करने के लिए उसकी इफिशिएंसी ठीक है या नहीं है, डॉप टेस्ट के जरिए इसका हम लोग टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। एयर फ्लो आपका होगा 20 प्लस माइनस 5 फीट पर मिनट, और लेमिनार एयर फ्लो जो है 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में, इस पार्ट पे भी आप जरूर से ध्यान दोगे। देखो है लिखा हुआ, लेमिनार एयर फ्लो शुड बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग एरिया एंड द एयर वेलोसिटी शुड बी 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। ठीक है, चलो बेटा आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल इसको कर सकते हो, अपने घरों में भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे ही किया जाता है। पार्टिकल साइज 0.3, 99.7, इफिशिएंसी टेस्टिंग, डॉप टेस्ट, कंसंट्रेशन, अल्टरनेटिव जो है रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोकार्बन, फ्लो रेट जो है 20 प्लस माइनस 5 फीट पर मिनट एयर का फ्लो रेट। और अगर आपसे लेमिनार एयर का फ्लो रेट पूछेगा तो 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट हो जाएगा, है ना। तो इस पार्ट को आप देख सकते हो, ये पूरे टेबल में आपको ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? टाइप्स ऑफ फिल्टर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, हेपा फिल्टर का। ठीक है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सारा पॉइंट है लिखा हुआ। हेपा फिल्टर के 5 टाइप, यूएलपीएल का इफिशिएंसी, पार्टिकल साइज का ध्यान रखना, इससे बड़े पार्टिकल्स को ये रोक लेगा। डॉप टेस्ट 66.6 ppm कंसंट्रेशन ऑफ द डॉप, लिक्विड पैराफिन अल्टरनेटिव है। एयर फ्लो रेट क्या है, लेमिनार एयर फ्लो रेट क्या है, तो लेमिनार एयर फ्लो रेट हो जाएगा 100 प्लस माइनस 20। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया, यूएलपीए फिल्टर और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया गया, वही चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एयर क्लासिफिकेशन फॉर द स्टेराइल प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये 20 का मतलब हुआ एयर फ्लो, नॉर्मल एयर फ्लो जो होती है 20 प्लस माइनस फीट 5 मिनट, नॉर्मल एयर फ्लो की बात हो रही है। लेकिन हेपा फिल्टर जहां पे होगा लगा हुआ एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो होगा उस जगह पे, उसकी स्पीड जो होती है 100 प्लस माइनस 20 होती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, एयर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्शन। ठीक है, चलो सर मेरे को एक डाउट है कि सर सिरिंजेस की एक्सपायरी डेट जो होती है वो क्यों होती है? बेटा देखो, हर चीज विदाउट एक्सपायरी डेट आप किसी चीज को बना नहीं सकते। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के बाद में कोई भी प्रोडक्ट जो है डिग्रेड होने लग जाता है, चाहे आप ग्लास लो, चाहे आप कोई भी कंटेनर्स लो, चाहे वो प्लास्टिक लो। तो एक्सपायरी डेट जो है इसी वजह से दी जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम मान के चल सकते हैं कि उस चीज पे लीचिंग ना हो, उस चीज से कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, चलो रोशनी सिरोले, सर मैंने फार्माकोलॉजी कुंडली और क्वेश्चन पेपर का किट ऑर्डर किया था, 7 दिन हो गए, मुझे अभी तक कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं आई, सपोर्ट टीम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। रोशनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको या किसी भी बच्चे को सजेस्ट करूंगा, कोई भी दिक्कत हो ऐप के चैट बॉक्स में लिख के डालो, रिलेटेड टू द पार्सल, रिलेटेड टू द योर वीडियोज इशू, या किसी तरह का सपोर्ट हो, चैट में डालिए ऐप के, आपको मिलेगा सॉल्यूशन उस जगह पे। ठीक है, चलो डाइजेस्टर पे काम अभी चल रहा है, 15 तारीख से डाइजेस्टर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, 15 ऑफ जनवरी से टिल मार्च आपको डाइजेस्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, खूब काम में आने वाले हैं। देखो जो ये क्लास की ग्रेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ठीक है, ग्रेड ए को क्लास 100 रूम बोलते हैं, क्लास बी को क्लास 1000 रूम बोलेंगे, ग्रेड सी को क्लास 10,000 बोला जाता है, ग्रेड डी को क्लास 1 लाख बोला जाता है। अलग अलग के क्लास है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिकल्स परमिटेड पर मीटर क्यूब ऑफ द एयर 0.05 से लेके 5 माइक्रोन तक के साइज के कितने पार्टिकल्स एक प्लेस पे हो सकते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ग्रेड ए की अगर मैं बात करूं, तो अगर रेस्ट टाइम है तो ऐसे कंडीशन में 100 पार्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑपरेशन का केस है, मतलब कि जिस समय मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी उस साइड, मतलब एसेप्टिक फिलिंग हो रही होगी, उस समय पार्टिकल साइज जो है 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्ट के समय 100 और ऑपरेशन के समय 3500। उसी तरह से ग्रेड बी में 35,000 पार्टिकल्स इस साइज के। अगर ये 5 माइक्रोन से ज्यादा होंगे तो एक भी नहीं। अगर हम ये ग्रेड सी बोलेंगे तो 3.5 लाख होंगे, 2000। अगर पार्टिकल का साइज मोर देन 5 रहा तो मोर देन 5 में 20,000। और ये ग्रेड डी में जो है 35 लाख पार्टिकल हो सकता है 1 मीटर क्यूब के अंदर में। तो इस डेटा को भी जरूर से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म परमिटेड पर मीटर क्यूब ऑफ द एयर, लेस देन 1, 5 to 10, 100 और 500। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग ग्रेड ए का जो हमारा जो है ग्रेड ए या क्लास 100 का इस्तेमाल एसेप्टिक फिलिंग एरिया के लिए करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है, बैकग्राउंड रूम कंडीशन फॉर द एक्टिविटीज रिक्वायरिंग द ग्रेड ए, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू बी फिल्टर, वॉशिंग एरिया, स्टोरेज एरिया के लिए हम लोग क्लास 1 लाख का या ग्रेड डी का इस्तेमाल करते हैं। इस जगह से एक नहीं अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि पैकेजिंग और जो ये फिलिंग हो रही है, एसेप्टिक फिलिंग जो हो रही होती है, उसके लिए कौन से ग्रेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेड 100, ग्रेड ए क्लास 100। ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स, पैरेंटरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सारा जो ये ग्रेड हो गया, क्लास के टाइप्स हो गए, जो टेस्ट हो गए, जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो गया, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स का, कि हम अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स को किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस तरह से